एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी स्पीक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप सबकी पढ़ाई बहुत 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 शानदार चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम पूरी की पूरी हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहे होंगे। क्लास के तुरंत बाद ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगी वो सारे के सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे विद एक्स्ट्रा डीपीपीज। तो मेक श्योर जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है जाके अभी के अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और वन मोर थिंग, जिन्होंने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो आगे हम आज के लेक्चर पे बढ़ते हैं विच इज हाइड्रोजन। और प्लीज मेरे साथ अंत तक बने रहो और खूब बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था, क्या बात करी थी हमने, नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में और एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम लेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो तुम सब बचपन से पढ़ते होगे कि मैम हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है। पता है बाबू, बट हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ साल से आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, इस साल भी आए थे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम सबको पता है कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तुम सबको पता है कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तीन। क्या क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तुम सबको पता है कि ये हाइड्रोजन को मैंने लिखा, ये जो नीचे में छोटू सा वन है ये क्या है? क्या है? एटॉमिक नंबर। ये ऊपर जो वन है ये क्या है? मास नंबर। तुमको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होती है, जो एटॉमिक नंबर होती है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट कब? जब वो एटॉमिक स्टेट में हो, वो एटम अपने एलिमेंटल स्टेट में हो। अगर आयनिक स्टेट में होगी तब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो लेकिन हम जब ये हाइड्रोजन देख रहे, अरे भाई ये तो अपने एलिमेंटल स्टेट में है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब कि प्रोटियम के पास प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है। लास्ट क्लास बताया था मैंने तुमको कि हाइड्रोजन ही एकमात्र पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है, इसी वजह से तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1H1 कॉन्फ़िगरेशन लिए हुए है। 1H1 यहाँ पे ये 1 जो है ये एटॉमिक नंबर और ये 1 जो है मास नंबर, क्योंकि मास नंबर क्या होती है? मास नंबर इज एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो है ही नहीं बाबू, तो एक एटॉमिक नंबर प्लस 0 विच इज 1, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। वेरी गुड, आगे बढ़ते। वैसे ड्यूटेरियम में देखो 1H2 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मतलब कि प्रेजेंट है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देख रहे हो मास नंबर कितना है? 2, मतलब कि एटॉमिक नंबर 1 और न्यूट्रॉन होगी 1, तो 2। तो यहाँ पे क्या हो गई? न्यूट्रॉन भी 1, इस वजह से मास नंबर 2, तो यहाँ पे मास नंबर 2 लिखी हुई है। उसी तरह ट्राइटियम में आते हैं हम, यहाँ पे 1H3 मतलब एटॉमिक नंबर तो 1 नहीं है, एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होगी, बट यहाँ देख रहे हो मास नंबर 3 हो गई, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 है, पक्का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बड़े होंगे तभी तो मास नंबर चेंज हुई। 1 + 2 3। तो इससे तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो कि आइसोटोप क्या है? ऐसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग अलग है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे कुछ मैंने चार्ट लिया हुआ है जिससे तुमको कंपैरिजन मिल जाएगी। एटॉमिक मास डेटा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम एनालिसिस करेंगे। कभी भी तुम एनसीईआरटी के किसी भी टेबल को देखते हो तो टेबल पे जो तुम डेटा याद रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ डेटा होते हैं जो याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आपको बता दूंगी, बट सारे डेटा याद रखने की जरूरत भी नहीं और याद होगी भी नहीं। तो हम उसको करेंगे क्या? वो टेबल का करेंगे क्या? अरे भाई एनालिसिस करेंगे
करेंगे। देखो अभी करती हूँ कैसे करते हैं एनालिसिस। एटॉमिक मास देख रहे हो, यहाँ पे प्रोटियम कितनी हुई है 1.008 AMU, ड्यूटेरियम की कितनी दी हुई है 2.0142 AMU और ट्राइटियम की 3.017 AMU। तो इससे तुम क्या एनालाइज करोगे कि अरे भैया प्रोटियम से ज्यादा ड्यूटेरियम भारी है, उसके बाद ट्राइटियम की एटॉमिक मास ज्यादा है। क्लियर हुई? तो ऐसे हम एनालिसिस करेंगे। एबंडेंस 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 में प्रोटियम सबसे ज्यादा है, होना भी चाहिए, सेंस भी बनता है क्योंकि हम तो 1H1 वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले हाइड्रोजन को जानते हैं जो नॉर्मल हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा एबंडेंस प्रोटियम की है, उसके बाद ड्यूटेरियम की, और ट्राइटियम तो सबसे कम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है। स्टेबिलिटी देखो भाई, इतनी ज्यादा अमाउंट में है, ऑब्वियसली स्टेबल होगी, तो ये स्टेबल है प्रोटियम। ड्यूटेरियम भी स्टेबल है, बट ट्राइटियम क्या है, रेडियो एक्टिव अनस्टेबल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो क्या होगा, अनस्टेबल। वेरी गुड। अब हम आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी पे भी वैसे हम क्या करेंगे एनालिसिस। तो तुम देख रहे हो प्रोटियम की डेंसिटी से ज्यादा किसकी डेंसिटी है, ड्यूटेरियम की, और ड्यूटेरियम की डेंसिटी से ज्यादा किसकी डेंसिटी है, ट्राइटियम की। तो इसको याद रखना है कि प्रोटियम से ज्यादा ड्यूटेरियम की, ड्यूटेरियम से ज्यादा ट्रिटियम की, डेंसिटी भी एटॉमिक मास भी, ठीक है। और लेकिन एबंडेंस किसकी ज्यादा है, प्रोटियम की, फिर ड्यूटेरियम की, फिर ट्राइटियम की। ऐसे हम एनालिसिस रखेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब ये बॉन्ड है, इसको डिसोशिएट किया, तोड़ा, तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ी। मैंने तुमको बताया कि कभी भी हम किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, एंड विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्रोटियम की इतनी है, ड्यूटेरियम की इतनी है, देखो अगेन, और इसका हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ड्यूटेरियम की ज्यादा है, ठीक है। ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बॉन्ड लेंथ पे तुमको गौर देने वाली बात है कि प्रोटियम हो और ड्यूटेरियम हो, दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है, 74.14 पिकोमीटर। ये याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखना कि बॉन्ड लेंथ दोनों के केस में सेम होती है। आगे बढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, मैम हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, आप हाइड्रोजन के पढ़ा रहे हो। एनसीईआरटी में तो नहीं देखा हमने भाई, एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्वेश्चंस आए हुए हैं तभी मैं आपको करा रही हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि कुछ नहीं छोड़ूंगी, इस वजह से एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ लो, छोटी चैप्टर बहुत मजेदार है, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अभी देखो क्या, दो तरह के होते हैं, ऑर्थो पैरा। अरे ऑर्गेनिक में लेके चले गए क्या? नहीं, थोड़ी इनऑर्गेनिक में भी है ऑर्थो पैरा, ठीक है। कैसे समझेंगे एलोट्रॉप्स, कैसे समझेंगे, बहुत इजी है। H2 दो तुमको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, पता कैसे करोगे कौन सा ऑर्थो कौन सा पैरा? ऐसे करके देखोगे तुम, देखोगे फिर भी नहीं दिखेगा तुमको। कैसे करते हैं तुम बताओ? दो H2 है, डाई हाइड्रोजन है, मिली कैसे होगी, दो हाइड्रोजन से मिली होगी। तो हम सबको पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है, और तुमने स्पिन के बारे में पढ़ा है। तो अगर स्पिन की डायरेक्शन दोनों हाइड्रोजन में सेम है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थो। अगर स्पिन की रोटेशन अपोजिट है तो उसको बोलेंगे पैरा। वेरी गुड, क्लियर। डायरेक्शन सेम ऑर्थो, डायरेक्शन अपोजिट पैरा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। ऑर्थो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू पैरा। ऑर्थो इज 75%, पैरा इज 25%, 3:1 रेशियो की होती है। स्टेबिलिटी ऑर्थो की ज्यादा और फिर पैरा की। क्या रीजन है क्या नहीं है, जब तुम हायर क्लास में अगर तुम केमिस्ट्री लेके पढ़ते, तुम सब तो डॉक्टर बनोगे तो मैं तुमको पक्का एक्सप्लेन करती, बट अभी के लिए आपके सिलेबस में इतना ही है, ये भी मैंने ज्यादा ही पढ़ा दिया। अब हम आते हैं हाइड्राइड्स के बारे में। तो हाइड्राइड्स पढ़ाने से पहले मैं एक मिसकॉन्सेप्शन जो बच्चों में होती है, वो कभी भी सोचते हैं हाइड्रोजन हैलाइड मतलब वहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। ऑक्सीडेशन स्टेट कुड बी लाइक -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और +1 भी हो सकती है,
ठीक है, +1 भी हो सकती है। -1 कब होगी? जब हम मेटल के साथ हाइड्राइड बनाए, जब हम मेटल के साथ, अब मेटल क्या है मैम, मेटल क्या है मैम, अरे मारूंगी ना, एस ब्लॉक में नहीं पढ़ा, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सारे के सारे मेटल है। अगर इन दोनों ग्रुप के साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बनाए, हाइड्राइड्स का मतलब इन दोनों ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन के कंपाउंड बने तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स बोलते किसको है, पहले ये समझो, हाइड्राइड्स बोलते किसको है कि किसी भी एक एलिमेंट के साथ, जैसे किसी एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन अपना कंपाउंड बनाए तो हम उसको बोलते हैं ऑक्साइड। वैसे ही किसी भी एक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अपना कंपाउंड बनाए तो हम उसको बोलते हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, ठीक है। तो मेटल के केस में जो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाइड्राइड्स में, वो होती है -1। ठीक है, अब देखो हाइड्राइड्स को किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल और मेटल के साथ मिलकर बनाता है हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन? आयोनिक, कोवैलेंट, इंटरस्टिशियल या फिर मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, अब हम आते हैं आयोनिक हाइड्राइड या सेलाइन हाइड्राइड में। आयनिक हाइड्राइड को हम सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। जैसे M स्टैंड्स फॉर मेटल, मेटल के लिए मैंने M लिख दिया है, कोई भी मेटल ले लो तुम, एल्कली या अल्कलाइन, उसके साथ हमने हाइड्रोजन गैस दिया, टेम्परेचर दिया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दिया, 200 to 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो हमें क्या बना, MH। अगर हमने अल्कली मेटल के साथ बनाया तो अल्कली मेटल में क्या है लीना के रब से फरियाद, याद होना चाहिए। तो क्या हुआ, LiH, NaH, ये सब क्या है, ग्रुप 1 के हाइड्राइड्स। अब LiH ही क्यों हुआ बाबू, बताया था ना, ग्रुप 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, तो Li की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन की यहाँ क्या होगी, -1। मैंने बताया ना आपको, हाइड्राइड्स के केस में -1 होती है। ऐसा क्यों होता है मैम, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन कैसे माइनस हो गया, जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बट हम कंपेयर करें अल्कली मेटल्स के साथ तो अल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी अल्कली मेटल्स में ज्यादा है, इस वजह से ये +1 होती है और ये माइनस होती है, और दोनों के अपनी अपनी जो चार्जेस हैं उसको हम एक दूसरे के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाती है LiH, वैसे ही NaH। वेरी गुड। वैसे ही MH2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, अगेन BH2 CH2 MgH2, ये भी कैसे हुआ बाबू, Mg का तुम जानते हो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही होंगी तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तुम सारे बच्चे कह रहे थे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पक्का वो भी पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, Mg2+ ये हो गई, और यहाँ पे हाइड्रोजन -1। अगेन हाइड्रोजन -1 क्यों हुई, क्योंकि Mg जो है मैग्नीशियम है, they are alkaline earth metals are more electropositive than hydrogen। अब दोनों के चार्जेस एक दूसरे के कदमों पे चढ़ाओ तो क्या हो गई, MgH2। वेरी गुड, तुम सारे बहुत तेज बच्चे हो, समझ गए होगे चीजें। आयोनिक इन नेचर, आयोनिक नेचर का होता है, ठीक है, एक्सेप्ट LiH, MgH2, BH2। ऐसा क्यों मैम, ये तीनों के तीनों कोवैलेंट नेचर शो करते हैं, कोवैलेंट नेचर। क्यों कोवैलेंट नेचर, फैजान्स रूल से ये एक्सप्लेन किया जाता है। अब जिन्हें नहीं पता फैजान्स रूल क्या होती है, डोंट वरी, मैं केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊंगी तब मैं इसको समझाऊंगी कि फैजान्स रूल क्या होती है। अभी मैं समझाने गई तो ये लेक्चर काफी लंबी होगी, फिर तुम बच्चे कहोगे भागो, इतनी बड़ी लेक्चर नहीं देखेंगे हम। ठीक है, तो ये हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे होंगे तब मैं तुमको आराम से बहुत डिटेल में बताऊंगी फैजान्स रूल। ठीक है, इतना छोटू सा टॉपिक नहीं कि मैं तुरंत समझा दूं। आयनिक इन नेचर, अभी के लिए बस याद कर लो कि LiH, MgH2, BH2 दे आर नॉट आयनिक इन नेचर, दे आर कोवैलेंट इन नेचर। रीजन क्या है, फैजान्स रूल। ठीक है, फॉर्म्ड बाय, वही चीज है, हाइड्राइड्स अल्कली और अल्कलाइन मेटल से फॉर्म्ड होती है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी तुमको बताया आयोनिक इन नेचर होती है। क्यों आयोनिक इन नेचर होती है भाई, देखो ना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर ट्रांसफर हो रही है, इसको क्या बोलते हैं हम,
आयोनिक बॉन्ड ऐसे तो बनते हैं, जैसे Na+Cl-। ये कैसे नेचर के है, आयोनिक बॉन्ड ही तो है, वैसे ये सारे भी तो आयोनिक बॉन्ड है। अब तुमने पढ़ा होगा NaCl का, मैंने एग्जांपल लिया ही है, तो तुमको पता होगा कि NaCl अपने एक्वस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती है, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक वैसे ही ये सारे मेटल हाइड्राइड्स भी अपने मोल्टन और एक्वस स्टेट में क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉलिड स्टेट में शो नहीं करते, NaCl सॉलिड स्टेट में अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करती, वरना तुमको घर में नमक छूते छूते करंट ही लगने लगता, कहीं से भी तुम मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती तो, है ना। वेरी गुड। अभी क्रिस्टलाइन होती है, ऑब्वियसली भाई आयोनिक नेचर की है, तो आयोनिक जितने आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे कि आयोनिक जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, पैक्ड, नॉन वोलेटाइल, उड़ी उड़ी जाए, उड़ नहीं जाते हैं रख देने से ऐसे खुला। मोल्टन और एक्वस स्टेट में पढ़ा दिया। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेक, लाइसिस ब्रेक करना, क्या होती है, MH ब्रेक हो गई, ब्रेक होके H2 गैस, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होती है। ये याद रखने का जरूरत है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एनोड, एनोड पे H2 गैस रिलीज होती है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अरे भाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं बाबू, तुमको पता होना चाहिए कि एनोड पे हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए एनोड पे हमेशा ही हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे हमेशा हमेशा जन्मों जन्म तक रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुई, इलेक्ट्रॉन लॉस हुई, इलेक्ट्रॉन लॉस हुई। देखो कैसे लॉस हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब हमें सबको पता है, तुमको पता है कि एक हाइड्रोजन ऐसे नन्नू सा अकेले सा नहीं रह सकता भाई, इसको जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, तो एक और अपने जैसा हाइड्रोजन हमदर्द के साथ बॉन्डिंग करके H2 बना लेता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, साथ में एक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बनाते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। अब देखो सेलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस H2 गैस। कभी एक रिएक्शन देखा है क्या, पानी में सोडियम डाल दिया, ऐसा हुआ, पता है क्यों होता है, क्यों होता है, अरे हाइड्रोजन गैस निकलती है, इस वजह से एक्सप्लोजन होती है। वही है M के जगह हमने यहाँ पे NaOH कर दिया, कोई बात नहीं, कोई भी हम मेटल ले सकते हैं, मैंने यहाँ NaOH, इसको Na कर लो, NaH कर लो, NaH कर लो, हमने वाटर में डाला तो NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली, साथ में हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। अच्छा LiH जो होती है वो अनरिएक्टिव होती है, मतलब ऐसा नहीं कि वाटर में उसको LiH को वाटर में डाल दिया तो वो फिर हाइड्रोजन गैस निकालेगी, नहीं, वो अनरिएक्टिव होती है एट नॉर्मल टेम्परेचर विद O2 और Cl2। तो इसका काम क्या है, तुमने सुना है LiAlH4, कहीं तो सुना होगा। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है वो, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे तब इसका जिक्र आएगा। तो क्या करते हैं, LiH के साथ Al2Cl2 मिलाते हैं तो LiLH4 मिलती है, विच इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब वी आर डन विथ आयोनिक हाइड्राइड्स। अब सेकंड क्या है, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब देखो कोवेलेंट मतलब कि यहाँ पे पक्का बॉन्डिंग शॉन्डिंग हुई है, मिलाप हुआ है, ठीक है। तो P ब्लॉक एलिमेंट, और ऐसा मिलन करता कौन है, अरे भाई नॉन मेटल्स। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। एग्जाम्पल पे कार्बन, सिलिकॉन, SiH4, CH4। As compared to saline hydrides, they are more stable and reactivity is less. Why? ऐसा क्यों भैया, क्योंकि तुम्हें पता है एक आयोनिक हाइड्राइड में बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। क्यों होती है, अगेन ओवरलैपिंग, कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है,
ओवरलैपिंग की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जो स्टेबल ज्यादा होगा वो कम रिएक्टिव होगा भैया, कम रिएक्टिव होगा। रिलेट करते चलो चीजों को, जितना रिलेट करोगे उतना मजा है पढ़ाई में, ठीक है। तो दे आर मोर स्टेबल एंड रिएक्टिविटी इज लेस। वेरी गुड। कोवैलेंट हाइड्राइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड्स। कैसे? इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो सकती है, मतलब ऐसा है कि 3 तरह के लोग हैं जीवन में। एक ऐसे लोग जिनके पास पैसों की कमी है, एक ऐसे लोग जो कि भाई खुश हैं अपने जीवन में कि जो है जितना है भगवान का दिया सब है, और एक जो कहते हैं, वो सोचते नहीं है बट हम जरूर देख के कह देते भाई कितना अमीर है। वैसे ही कुछ ऐसा है कि एक जो होते हैं हाइड्राइड वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, एक इलेक्ट्रॉन रिच। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नाम से ही पता चल गया इलेक्ट्रॉन की कमी। ग्रुप 13th, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ग्रुप 13th जितने होते हैं एलिमेंट, जिन्हें नहीं पता ग्रुप 13 एलिमेंट क्या है, 14 के आज जाके पढ़ाई करोगे तुम। इट्स माय ऑर्डर, आज के आज जाके पढ़ोगे तुम, एटलीस्ट ये तो पढ़ के आओगे तुम। निमोनिक्स नहीं आता मुझे बोले निमोनिक्स मैं भेजूंगी तुमको याद करने के लिए। फॉर्म बाय ग्रुप 13, ठीक है। B2S6 BH3 को ही हम डाइमर बनाते हैं तो B2S6 करते हैं। हम पी ब्लॉक जब पढ़ रहे होंगे तो मैं इस बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी वहां पे। तो BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हो गया बच्चा, इधर देखो। बोरॉन, बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोरॉन की, 1s2 2s2 2p1। वेरी गुड। तुम सबको पता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, और सबको ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है या नहीं करनी होती। तो इसके पास 2 2s और 2p, मतलब कि n इज इक्वल टू 2 विच इज आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के पास एक s वाला ऑर्बिटल है और एक p वाला ऑर्बिटल है। p वाले ऑर्बिटल के पास s के पास एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन और p के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, n इज इक्वल टू 2 पे। तो मतलब कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 और के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनने का मतलब एक तुम दो एक मैं देती हूँ, मिलजुल के हम बॉन्डिंग करते हैं, है ना। तो वैसे ही अब ये बोरॉन क्या करेगा, देखो ये बोरॉन क्या करेगा, यहाँ पे बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अरे यार 6 ही हुए, हमें तो 8 करना था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या चाहेंगे भाई, दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करे अकॉर्डिंग टू लुईस आयोनिक इक्विलिब्रियम, they are Lewis acid. Electron acceptors are Lewis acid, तो they acts as Lewis acid. Very good. अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब कि हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हम तो स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हैं। ग्रुप 14th एलिमेंट ऐसे होते हैं, ग्रुप 14th एलिमेंट, ठीक है। कौन से बताओ जल्दी, ग्रुप 14 क्या है, अरे कार्बन वाले भाई, काशी जी में शंकर पार्वती। ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो ना कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2 2p2। आउटर मोस्ट शेल में कितने आउटर मोस्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 वैलेंस, मतलब 4 के साथ बॉन्डिंग कर सकती है। और 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करा तो देख लो भाई, खुद ही गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब भाई इसको अमीरी छा रही है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़ रहे हैं इसके पास। देखते भाई कैसे, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 15 16 17, अगेन आई एम रिपीटिंग, याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 13, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ग्रुप 14, इलेक्ट्रॉन रिच 15 16 17। एग्जाम्पल क्या क्या है, NH3 H2O
HF एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ भाई। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 है तो देखो क्या करेगा नाइट्रोजन। 5 बॉन्डिंग, अगर 5 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली तो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे इसके पास? तो फिर तो कर नहीं सकता। अब ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन नहीं कर सकता तो कोई और नहीं कर सकता, फास्फोरस कर सकता है। फास्फोरस क्यों कर सकता है? कि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। अरे ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया दीदी? अरे भाई केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े क्या तुम? कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो मैं पढ़ाऊंगी। मैं तुमको बोला था पढ़ के आना, पढ़ के आना। तुम सारे बदमाश बच्चे, कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगी तुमको, ठीक है? अभी के लिए जानो, नाइट्रोजन 3 हाथ, एक हाइड्रोजन, 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 एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 5। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के साथ 1 2 3, टोटल देखो ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 8। 8 इलेक्ट्रॉन तो है। बट ये बेचारे नन्हे मुन्ने दो नादान परिंदे, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर ऐसे ही रह गए, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाया, अकेले रह गए जीवन में। तो ये क्या सोचेंगे? भैया बॉन्डिंग बना लो, ले लो तुम मेरे इलेक्ट्रॉन, ले लो जाओ। तो ये क्या हो गए? लोन पेयर डोनर। और अकॉर्डिंग टू लुईस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दो ये दे आर लुईस बेस। वैसे ही ऑक्सीजन के पास भी होते हैं लोन पेयर, फ्लोरीन के पास भी होते हैं, सब डोनेट करना चाहते हैं। तीसरा, सो वी आर डन विथ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अब तीसरा इंटरस्टिशियल मेटेलिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। दिस इज समथिंग लाइक रियली इंटरेस्टिंग। स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री, अरे भाई अभी तक हमने जितना देखा, हम देखो BH3 NH3 CH4 LiH ये सब देख रहे थे। मतलब कि स्टोकियोमेट्री मेंटेन थी कि एक है या दो है, 3 है या 4 है। ऐसा नहीं है आधा पौना नहीं है भाई, आधा पौना एलिमेंट शामिल नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा होता है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? LiH एक Li एक हाइड्रोजन, CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। बट यहाँ पे पता है आधा पौना वाला सिस्टम है, नॉन स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री की बैंड बज गई है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक। मेटालिक, अब मेटालिक तुमने बोला अरे मैम अभी तो मेटल हाइड्रेट्स आपने पढ़ाया, फिर ये मेटालिक। बाबू डीएनए ब्लॉक भी तो मेटल्स होते हैं, डीएनए ब्लॉक भी तो मेटल्स होते हैं। ये वो वाले मेटल्स की बात कर रही हूँ मैं। वहां पे जो हाइड्राइड्स थे आयोनिक या सेलाइन, वो कौन से थे मेटल्स? एस ब्लॉक एलिमेंट वाले, ग्रुप 1 ग्रुप 2। वेरी गुड। अब हम आते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय डीएनए ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, 7 8 9। ये ग्रुप को छोड़ के बाकी सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं इंटरस्टिशियल। और ग्रुप 6 में सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम बनाता है, सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम बनाता है। नोट डाउन कर लो। खैर मैं नोट तो प्रोवाइड करूंगी, तुम बच्चे कहते हैं डिजिटल नोट दो, डिजिटल नोट दो। बच्चा लिखो, डिजिटली डाउनलोड करोगे, मैं जानती हूँ ना वो डिजिटल ही रह जाएगी। लिखोगे तो बहुत अच्छे से समझोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। मेहनत करो यार, मेहनत करो। जब मैं कंजूसी नहीं करी तो तुम क्यों कर रहे हो फिर? हैं? मेहनत करो एकदम। गंदे बच्चों अगर मेहनत नहीं करते तो बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी, ना मुझे ना तुम्हें, किसी को भी जीवन में। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो तुमको आज से 4 साल बाद 5 साल बाद मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन के किसी ना किसी तुमको स्टेज में मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी कर लो ना बाबू मेहनत, है ना? अभी कर लो मेहनत। चलो, H2 इज एब्जॉर्ब इनटू मेटल सरफेस। अब देखो मैं तुमको एक अच्छी बात बताती हूँ, होता कैसे है ये आधी पौनी चीज होती कैसे, बात समझो। ये हाइड्राइड्स बनता कैसे? जो मेटल होता है ना बाबू, मेटल, आयरन ले लो तुम, प्लैटिनम ले लो। अब यहाँ पे क्या होती है तुमको पता है? इंटरस्टिशियल साइट, मतलब कि यहाँ पे ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम। तो यहाँ पे देख रहे हो ये वॉइड, ये वॉइड, ये वॉइड, उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल जैसे मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये हो गई इंटरस्टिशियल साइट। वहां पे आके हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब अगेन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, आपके एनसीईआरटी में उसको बहुत क्लियरली दिया नहीं हुआ है, बट मैं आपको बताती हूँ कि एडजॉर्प्शन से भी मेटेलिक हाइड्राइड बनते हैं, एब्जॉर्प्शन से भी बनते हैं, एडजॉर्प्शन से भी बनते हैं, एब्जॉर्प्शन से भी बनते हैं। मैम एडजॉर्प्शन क्या है? अरे भाई जब सरफेस पे आके मॉलिक्यूल रहे तो उसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन।
सरफेस के अंदर चला जाए, एब्जॉर्प्शन। तो अगर एब्जॉर्ब हुई, ऊपर भी तो इंटरस्टिशियल साइट है, ऊपर भी तो वॉइड्स रहेंगे, अगर ऊपर वाले सरफेस पे हाइड्रोजन आके चिपकी तो वो एब्जॉर्प्शन। ऐसा किस केस में होता है? प्लैटिनम के केस में होता है, प्लैटिनम के केस में, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अंदर के इंटरस्टिशियल साइट में, जैसे मैंने यहां दिखा रखा है इस फिगर में, अगर जाके चिपकी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के द्वारा हुई गई मेटेलिक लेटिस, वेरी गुड, सॉरी मेटेलिक हाइड्राइड बनी, ठीक है। आई होप तुम सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन दोनों रिस्पॉन्सिबल है इंटरस्टिशियल मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाने के लिए, ठीक है। प्लैटिनम एक एग्जांपल है जो एडजॉर्प्शन, यहां मैं लिख देती हूँ, प्लैटिनम बनती है एडजॉर्प्शन से। आगे बढ़ते हैं। फॉर डी ब्लॉक इट रेंज फ्रॉम, देखो MH 0 से 2 तक, मैंने तुमको बोला ना आधा पौना का हिसाब से 0 से 2 तक के बीच में हो सकते हैं हाइड्रोजन डी ब्लॉक के लिए। नॉन स्टोकियोमेट्री, जैसे फॉर एग्जांपल TiH देखो 1.5 से 1.8, ZrH 1.3 से 1.7 के बीच में लाए करते हैं। फॉर F ब्लॉक इट रेंज फ्रॉम M, मतलब यहाँ पे मेटल, अगेन मेटल, 2 से 3 तक के बीच में लाए करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन, ठीक है। पहला प्रिपरेशन देखेंगे, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन। मैम ये कॉमर्शियल क्या होती है, ये लैब मेथड क्या होती है, हमें कभी कुछ समझ नहीं आया ये सब। अरे कॉमर्शियल मतलब कि जब हम कॉमर्शियली बड़े अमाउंट में प्रोडक्शन कराते हैं, पैसे लगते हैं, खर्च होते हैं, बड़ा अमाउंट है तो पैसे खर्च होंगे। जब हम कॉमर्शियली कोई चीज बना रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं, पैसे वैसे खूब लगवा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियली प्रोडक्शन। जब लैब में इतू सा बना रहे हैं, जैसे हम लैब में करते हैं, हमारे केमिस्ट्री लैब में करते हैं, तुम स्कूल में कर रहे होगे, हमारे कॉलेजेस में होते हैं, तुम सारे क्या करते हो उसको, तो वो तुम लैब में तुम कुछ चीजें बना रहे हो, है ना, तो वो स्मॉल अमाउंट में बनती है। बट जब तुम इंडस्ट्रियल यूज करते हो, इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन हो रही है भारी अमाउंट में, तो हम उसको बोलते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। चलो तो पहले कॉमर्शियल प्रोडक्शन पे आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अरे भाई अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, ब्रेक कर रहे हैं। वाटर बनता कैसे है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, तो वाटर को ब्रेक भी करेंगे तो वही मिलेगा ना, तो ठीक वहां पे यही हुआ है। वाटर को हमने ब्रेक किया, इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ट्रेसेस ऑफ एसिड और बेस लिए साथ में, तो O2 और H2 क्या हो गई? रिलीज हो गई। ट्रेसेस ऑफ एसिड और बेस क्यों लिए मैम? रिडॉक्स पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगी, खूब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये एसिड और बेस का क्या रोल है। जानना चाहिए भाई, जानना चाहिए। ऐसे तुम नहीं भी जानोगे तो ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारा नीट क्रैक नहीं होगा, बट कुछ चीजें ना बाबू जान लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, मजा आता है, इंटरेस्ट बढ़ता है ना, इंटरेस्ट बढ़ता है। चलो तो वैसे ही हुई। अच्छा एक और चीज याद रखनी है, एट एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है और कैथोड पे H2 लिबरेट हो रही है। वेरी गुड। अगेन ये दूसरी कॉमर्शियल प्रोडक्शन क्या है? हाई प्योरिटी, प्योरिटी सबसे ज्यादा होती है 99.95%। डाईहाइड्रोजन ऑब्टेन्ड होती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड मतलब BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। ये देख रहे हो इलेक्ट्रोड्स लिया है ना, ये देखो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ये जो फिगर है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ पे जो रॉड लिया है ना, इस रॉड को हम अगर निकेल का ले ले और बेरियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस कराए तो हमें बहुत ही प्योर अमाउंट में डाईहाइड्रोजन ऑब्टेन होती है। तीसरी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। मैम ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब बाबू जिस सॉल्यूशन में हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो, सॉल्ट हो, सॉल्ट मतलब NaCl हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर प्रेजेंट हो एज अ सॉल्यूट, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे NaCl हमने लिया है वाटर के साथ, वाटर तो लेंगे ना, वाटर यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट है, NaCl एज अ सॉल्यूट है, NaCl की अमाउंट बहुत ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ब्रेक करा रहे हैं, क्या क्या होगी?
Cl2 मिलेगी, H2 मिलेगी। देखो होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, NaCl को तुम ब्रेक कराते हो, देखो NaCl को तुम ब्रेक कराते हो एट कैथोड, कैथोड में ब्रेक करा है, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा है, तो ऑब्वियसली एक कैथोड होगी और एक एनोड होगी, ठीक है। तो कैथोड है, तो कैथोड पे तुमको पता है कैथोड पे क्या होती है, जल्दी बताओ। रिडक्शन, रिडक्शन ब्रेकिंग में हुई क्या होगी, NaCl Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हुई होगी, H2O H प्लस OH माइनस में ब्रेक हुई होगी, और हम इसको अब अलग अलग जगह पे शिफ्टिंग कर रहे हैं। जैसे कैथोड पे यहाँ पे Na प्लस है तो क्या होगी, रिडक्शन, एक इलेक्ट्रॉन लिए Na बना। अब जो कि ये Na मैं अगेन बोलूंगी, Na वाटर के साथ क्या होती है, रिएक्टिव भैया, रिएक्टिव। अभी ये रिएक्शन करा है, NaOH बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। एट एनोड क्या होगा बच्चा, एट एनोड क्या होगा, अरे भाई ये जो तुम क्लोराइड एटम देख रहे हो, सॉरी क्लोराइड आयन जो देख रहे हो, ये क्लोराइड आयन क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। रिलीज क्यों हो रही है मैम, अरे भाई एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, मार खाओगे क्या मेरे से, हाँ मार खाओगे। तो क्या हुई, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो ऑक्सीडेशन। और Cl बोला था ना कि हेलोजन की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेलोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन क्लोरीन अकेला नहीं होता, तो वो दोनों मिलके आपस में Cl2 बनाते हैं और गैस रिलीज हो जाती है। वेरी गुड। अब चौथा क्या है कॉमर्शियल प्रोडक्शन, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स और कोक एट हाई टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ, इन कर दो इसको, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है मीथेन, मीथेन के साथ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मीथेन के साथ वाटर को रिएक्ट कराया, खूब सारा टेम्परेचर दिया और निकेल एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट है। कैटलिस्ट क्या होती है, अरे कैटलिस्ट एक चुगलखोर आंटी होती है, तुम्हें पता, जो खुद किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगी बट रिएक्शन की रेट बढ़ा देगी, घटा देगी, कुछ भी कर सकती है बट कर सकती है। चुगलखोर आंटी देखे हो कभी, चुगली लगा के साइड हो जाएगी, झगड़ा करा देगी लोगों के बीच में, ये कुछ ऐसा ही होता है। कैटलिस्ट हम कब पढ़ रहे होंगे, जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, और सरफेस केमिस्ट्री को तो तुम अंडरस्टिमेट कर देते हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अंडरस्टिमेट नहीं करना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं और तुम सारे बच्चे बोलते हो अंत में पढ़ोगे, और वो अंत तुम्हारा कभी नहीं आता, मुझे पता है, ठीक है। क्या मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में H2 गैस रिलीज होती है, इसको हम कहते हैं वाटर गैस या सिन गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर गैस या सिन गैस, वाटर गैस या सिन गैस। बोश, अच्छा एक मिनट, ये बोश प्रोसेस, ओके, बोश प्रोसेस क्या होती है, रेड हीट कोक हीटेड विथ स्टीम, स्टीम के साथ हीट किया, यहाँ पे देखो मीथेन के साथ वाटर मिलाया तो CO और H2 बना। यहाँ पे बोस प्रोसेस में क्या करते हैं, कार्बन, बेचारा कार्बन के साथ वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो CO और H2 बनती है, इसको भी हम कहेंगे वाटर गैस और सिन गैस, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कोल गैसिफिकेशन, कोल, कार्बन लिया है, कोल गैसिफिकेशन, वाटर गैस अगेन ट्रीटेड। अभी ये जो वाटर गैस तुमको मिली ना, इस वाटर गैस को हम फिर से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज अ कैटलिस्ट, और हमें मिलती है CO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस वापस से रिलीज होती है, Fe2O3 Cr2O3। देखो वाटर गैस लिया हमने और वापस से रिएक्शन कराया, वाटर गैस की वापस से रिएक्शन कराया हमने, है ना, वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट, तो हमें CO2 और H2 मिली। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस, पानी पीते रहना चाहिए, तुम सभी पानी पी लो। ओके, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। दूसरी, फ्रॉम आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड से, अरे भैया एक ही बार रिएक्शन दिखा के मार डालोगे क्या हमें, वी गेट प्योर हाइड्रोजन, NaH H2O NaOH मिला, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, 50 बार रिएक्शन करा दिया, अभी फिट हो जाना चाहिए दिमाग में। अब आते हैं लेबोरेटरी मेथड, गरीबों का मेथड, क्या, फ्रॉम एसिड बनाते हैं, जिंक लिया, इम्प्योर होनी चाहिए जिंक,
क्यों इम्प्योर होनी चाहिए? क्योंकि जिंक अगर प्योर रहेगी तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ग्रेनुलेटेड जिंक लेते हैं वहां पे, ठीक है। डाइल्यूटेड H2SO4 और HCl के साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या बनती है, ये देखो क्या होती है, मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये Zn और ये SO4 एक साथ हो जाती है, ठीक है। और मैं तुमको एक अच्छी बात बताऊं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शन में ना बहुत सारी ऐसी चीज होती है कि बाहर वाले के साथ जोड़ दो। देखो ये जिंक है, जिंक तो खैर यहाँ पे अकेला है, तो इस बाहर को इस बाहर के साथ जोड़ दो, इसके साथ सल्फेट के साथ, तो बन गई जिंक सल्फेट। और अगर यहाँ पे HCl होती तो क्लोराइड होती, क्लोरीन होती तो बन जाती ZnCl2। और साथ में और फिर हाँ, इसकी वैलेंसी तुमको ये करनी है, बैलेंस कर देनी है, ठीक है। तो और H2 गैस और ये H2 क्या हो गई, रिलीज हो गई, ठीक है, ठीक है। वैसे देखो Fe को क्या करेंगे, बाहर वाले के साथ बाहर वाले का रिएक्शन बनी FeSO4 और H2 क्या हो गई, रिलीज हो गई। अच्छा, फ्रॉम एसिड ये जितने भी जिंक आयरन ये सब ले रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन जो होती है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद आ रही है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले सब होने चाहिए, जितने भी हम मेटल यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। जितने भी मेटल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम अल्कली, अल्कली से एम्फोटेरिक मेटल होते हैं, क्या क्या होती है, बेरिलियम, जिंक, आर्सेनिक, एसएन, पीबी, लेड, एल्यूमिनियम, गिव्स H2। इसको याद कैसे रखे भाई, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस निमोनिक से, बेचारे जनों की आस सुनो प्रभु अल्लाह, आज सुनो भाई, बेचारे जनों की आज सुनो प्रभु अल्लाह। जैसे यहाँ पे हमने जिंक लिया, जिंक के साथ अल्कली, अल्कली NaOH के साथ, NaOH अल्कली है तो उसके साथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ हमने ट्रीटमेंट कराया तो हमें मिला Na2ZnO2, Na2ZnO2। और इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस अगेन रिलीज हो गई, अगेन हमें हाइड्रोजन मिली। आगे बढ़ते हैं हम, तो वी आर डन विद दी प्रिपरेशन। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। देख रहे हो क्या हाइड्रोजन को, कहीं नहीं दिखता, कलरलेस। टेस्ट किया है क्या हाइड्रोजन को, खैर यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगी भी नहीं, टेस्ट किया है क्या हाइड्रोजन को कभी, हाँ, टेस्टलेस। स्मेल आई है क्या हाइड्रोजन की कभी, ऑर्डरलेस। कंबस्टिबल होता है, आग बहुत जल्दी पकड़ता है, कंबस्टिबल गैस। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, या फिर हम इसको नियरली इनसॉल्युबल ही बोलेंगे। नियरली इनसॉल्युबल होती है, कभी कभी स्लाइटली सॉल्युबिलिटी दिखा देती है, बट हम तुम्हारे एग्जाम में है तो तुम सॉल्युबल ही बोलना, इनसॉल्युबल ही बोलना, ठीक है। एंड इट इज लाइटर देन एयर, ये भी तुमको पता है, एयर से हल्की होती है, इसीलिए तो उड़ी उड़ी जाए और ऊपर ही चली जाती है, सबको पता है, तुमको सरफेस पे नहीं मिलती, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम कुछ कुछ चीजों के बारे में जानेंगे कि हाइड्रोजन बेचारा इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, अरे कुछ भी कर सकता है यार। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव H+, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव H-, शेयर भी कर सकता है, सोचो कितना अच्छा है, H+ भी बन रहा है, H- भी बन रहा है, मतलब वो कुछ ऐसा है कि तू बोले तो संजू बन जाऊंगा, पता नहीं क्या है, देखो मुझे गाना भी नहीं आता, ठीक है, ऐसा ही कुछ है ना, तू बोले तो मजनू बन जाऊंगा, संजू बन जाऊंगा, पता नहीं ऐसे ही कुछ होता है। तो वैसे हाइड्रोजन का है, तू बोले तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूंगा, तू बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन कर दूंगा, तू बोले तो शेयरिंग भी कर लूंगा। अभी देखो, तो इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन और कंबाइन करने के बेसिस पे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। कंबस्चन देखो, कंबस्चन में क्या होता है, कंबस्चन मतलब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, देखो तुम बच्चों की एक मुझे लगता है जैसे जब मैं पढ़ाती हूँ तो एक डाउट आती है हमेशा, कंबस्चन मतलब सोचते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कोई भी रिएक्शन हो रही है, सारी की सारी कंबस्चन है, दिस इज नॉट ट्रू। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, मेक श्योर कि वो क्या होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए, बर्न करनी चाहिए, अगर बर्न हुई तभी हम उसको कंबस्चन बोलते हैं, अदरवाइज उसको कंबस्चन नहीं बोलते। हर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कंबस्चन नहीं होती है, बर्निंग इज नेसेसरी। तो H2 और O2, देखो यहाँ पे हीट दिया ना मैंने, हीट दिया तो H2O बना, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। और एक बात बताओ, मैंने तुमको एक और चीज बोली थी, कभी भी कोई बॉन्ड टूटे तो एनर्जी लगती है, बॉन्ड जुड़े तो एनर्जी रिलीज होती है। भाई बॉन्ड जुड़ने का कोई भी इंसान बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तुम्हें शादी वादी क्यों करना है, स्टेबिलिटी के लिए। शादी करके अब तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, इधर उधर लड़कियां ताड़ना या लड़के ताड़ना कम करोगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि तुम स्टेबल हो गए, तुम्हारा अपना दिमाग नहीं चला रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी। कुछ बच्चे तो कहेंगे नहीं भाई नहीं मैम, हम तो
क्यों बताया आपको? ठीक है, चलो तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? बॉन्ड बन रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो डेल एच नेगेटिव में है, डेल एच नेगेटिव में है। रिएक्शन विथ मेटल्स टू फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड, दूसरा रिएक्शन विथ मेटल्स टू फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड। अरे आयोनिक हाइड्राइड अभी बताया था ना क्या होता है, मेटल के साथ बना। मेटल क्या होना चाहिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट। देखो ना, सोडियम है, कैल्शियम है, सोडियम ग्रुप 1, कैल्शियम ग्रुप 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साथ मिलके क्या बनाया, आयनिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड। पढ़ाया है, देखो बार बार कैसी चीजें रिपीट हो रही है ना कनेक्टिविटी सब में। रिएक्शन विथ हेलोजेंस, वैसे ही रिएक्शन के साथ हेलोजन के साथ रिएक्ट करें। X2 का मतलब F2 Cl2 Br2 I2 F2 Cl2, F2 से आप में क्यों है मैम, F अकेला बेचारा अनस्टेबल होता है, बॉन्डिंग कर लेता है, F2 बन जाता है। तो वैसे ही F2 H2 मिले तो 2HF, Cl H मिले तो HCl। ये रिएक्टिविटी के ऑर्डर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगी। F2 क्यों सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, छोटू होता है, छोटू सा होता है, ऊपर से F ऐसे मिले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउडिंग है वो आसपास है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रही है, तो वो बॉन्ड जल्दी टूटना चाह रहे हैं। बॉन्ड जल्दी टूटेंगे तभी तो रिएक्शन होगी। समझ पा रहे हो बात? हेलोजन इतना छोटू सा होता है, इलेक्ट्रॉन उसी में प्रेजेंट है, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इतनी करीब आ गया, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं होगी, रिपल्सन होगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगी, बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगी तो रिएक्शन जल्दी होगी। वेरी गुड, तुम समझ गए, अच्छे बच्चे, तेज बच्चे हो यार तुम सारे। रिएक्शन विथ सल्फर, देखो मैं हमेशा कभी नहीं बोलती, तेज भी बोलती हूँ, है ना, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट किया तो H2S बनाया, रोटन एग की तरह स्मेल होती है उसकी, सूंघा है कभी, बहुत ही गंदा होता है। रिएक्शन विथ N2 बहुत इजी है, नाइट्रोजन के साथ H2 रिएक्ट करेगी 500 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 673 केल्विन भी लिखी रहती है, कंफ्यूज मत होना। आयरन या मोलिब्डेनम होती है एज अ कैटलिस्ट, चुगलखोर आंटी, और NH3 अमोनिया बनाती है और साथ में हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो अब रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग नेचर मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो, दूसरे को क्या करे, दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, दूसरे को रिड्यूस करे। बताया है मैंने आपको। रिएक्शन विथ मेटल्स, आयंस एंड मेटेलिक ऑक्साइड, क्या क्या, CO है, ऑक्साइड है, कॉपर मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, मेटेलिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये यहाँ पे CuO यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे ये +2 से ये एलिमेंटल स्टेट में है, मतलब 0 हो गई, 0 हो गई। 0 का मतलब क्या है, क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। इलेक्ट्रॉन की 2+2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पक्का गेन किया होगा, तभी तो यहाँ पे 0 एलिमेंटल स्टेट में आई, है ना। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 0 पे था और यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में आया, है ना। आता है ना ऑक्सीजन स्टेट निकालना, निकाल के देखना तुम, 0 से +1, तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे हो गई ऑक्सीडेशन, मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर को क्या कर दिया इसने, रिड्यूस। वेरी गुड, तो हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल लेस एक्टिव देन आयरन, आयरन से कम होता है, आयरन जितना अच्छा करते उससे उसके कंपैरेटिव अच्छा नहीं होता, इनटू देयर लेस एक्टिव देन आयरन इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स। वेरी गुड, अगेन बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करती है, तुमने देखा भी होगा रिएक्शन। अरे भैया इतना फेमस रिएक्शन, पहले इस रिएक्शन पे आते हैं, ये रिएक्शन देखा है क्या, एल्कीन है, एल्कीन के साथ H2Ni के साथ एल्केन बन गया। अरे मुझे तो याद आ रहा है कुछ बहुत फेमस रिएक्शन था, सेबेटियर करके जो था, सेबेटियर-सेंड्रेंस रिएक्शन। होता क्या है बच्चा, होता क्या है, रिडक्शन होता है, H2Ni इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर H2S यहाँ पे काम कर रहा है और Ni क्या कर रहा है, अरे भैया चुगलखोर आंटी है, ये कैटलिस्ट है, रिएक्शन को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक होती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और क्या बन जाती है, एल्केन। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैम, आपने रिड्यूसिंग नेचर बोला, यहाँ पे भी तो रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन से सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन को जज नहीं करते, रिडक्शन का मतलब मैं तुमको बताती हूँ, रिडक्शन का मतलब मैं तुमको बताती हूँ, रिडक्शन का मतलब
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन भी हो सकती है, गेन ऑफ H+, रिमूवल ऑफ O2, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे ही केसेस वैलिड है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को तो ताड़ने नहीं जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ क्या हो रही, हम क्या कैसे चेक करते हैं, अगर हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया मतलब रिडक्शन हुई, ऑक्सीजन रिमूव किया मतलब कि रिडक्शन हुई। वैसे ही अगर H+ रिमूव किया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीडेशन, रिमूव किया इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन, ऐसे देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखो H2, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, R, ये R क्या है, R इज व्हाट, अल्काइल ग्रुप, R CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H2 और CO जुड़ेगी, कैसे कैसे जुड़ेगी देखो, अभी यहाँ R है, यहाँ CH है, डबल बॉन्ड हटाना है, रिडक्शन करना है मतलब डबल बॉन्ड हटाना है, रिडक्शन करना है मतलब डबल बॉन्ड हटाना है, और हाइड्रोजन को ऐड करना है। कैसे हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम, कैसे हाइड्रोजन ऐड करेंगे भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हम यहाँ देंगे, एक हाइड्रोजन हम यहाँ देंगे, और एक हाइड्रोजन को देखो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया तो बचा क्या, यहाँ एक हाइड्रोजन और साथ में ये एक CO, एक CO, तो क्या हुआ R CH2, यहाँ एक हाइड्रोजन दे दिया तो CH2 और ये CO और एक यहाँ का हाइड्रोजन मिलके क्या बना दिया, CHO। वैसे ही CHO में अगेन हम और हाइड्रोजन ऐड कर दे तो क्या बन जाएगी, अल्कोहल। मैं तुमको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, कभी भी अगर हम अल्डिहाइड से एक सेकेंड, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कराए तो क्या बनेगी, अल्डिहाइड को रिड्यूस कराए तो अल्कोहल। वैसे रिवर्स में जाओ, अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराए, ओ लिख देती हूँ, आर लिख देती हूँ, आर लिख, तो अल्डिहाइड को और ऑक्सीडाइज कराए तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कनेक्ट करना है। अब हम आते हैं वाटर, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हाइड्रोजन से बनती है, और वाटर को पढ़ना चाहिए। जल ही जीवन है, जीवन ही जल है, जल ही जीवन है, ठीक है। अब तुमको मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ वाटर की स्ट्रक्चर बेंट होती है, तुम सबको पता है कैसे बेंट होती है भाई। ऑक्सीजन की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। हाइब्रिडेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने 1s वाला ऑर्बिटल लिया, यहाँ पे 2s वाला ऑर्बिटल लिया 2s2, और यहाँ पे हमने 2p4 वाला ऑर्बिटल लिया, है ना। अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करती है, बॉन्डिंग कर लेती है, H2O है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बच्चा, कैसे फाइंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एक स्टैंडर्ड वाला मैं लेती हूँ कि लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ देखो ना सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, 1 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या है लोन पेयर, दो क्या है लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि 2 + 2 = 4 का मतलब क्या हो गया, S1 P3, मतलब कि टोटल ये 4 है, तो sp3 इज दी हाइब्रिडेशन। अगर 3 होती तो क्या करते हम, sp2, 2 होती तो क्या करते, sp। वेरी गुड, तुम सब तो अच्छे बच्चों, ये सब तो आना चाहिए तुमको, है ना, ठीक है। तो sp3 है तो बॉन्ड एंगल क्या है, 104 डिग्री। ऐसा कैसे, हमने तो पढ़ा था sp3 टेट्राहेड्रल, उसके तो 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं, आप कैसे बोल रहे हो, अरे भैया ये नहीं जानते। लोन पेयर बढ़ने पे, जैसे यहाँ अमोनिया के पास एक लोन पेयर थी,
बट तो इसकी एंगल थी 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट वाटर के केस में ये sp3 हाइब्रिडेशन तो है, बट 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर बढ़ जाने से 5 डिग्री कम हो जाती है। 5 डिग्री एक्चुअली मैं राउंड फिगर में बता रही हूँ, उससे कम ही होती है, एक्यूरेट कुछ और है। तो 5 डिग्री कम हो जाती है, तो 109 में तुम 5 कर लिए तो 104 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई। अब क्या है, ये वी शेप की है, वी शेप के देखो ना, वी शेप, या फिर इसको बेंट भी बोलते हैं, बेंट भी बोलते हैं, बेंट भी बोलते हैं। 2 लोन पेयर है, अरे 1 2 2 लोन पेयर, अंधे हो क्या, दिखता नहीं क्या? लुईस बेस अभी समझाया था, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगी, लोन पेयर डोनेट करना चाहेगी, तो ये क्या है, लुईस बेस। बट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या थी, इट कैन एक्ट बोथ एज एसिड और बेस, एसिड की तरह भी बेस की तरह भी। जैसे तुम्हारे हाइड्रोजन भाई वो क्या करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बिहेव कर सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बिहेव कर सकती है, उसके कंपाउंड कैसे ना मतलब ये दिखाए भाई, दूसरा दूसरा रंग क्यों ना दिखाए, तो वैसे ही वाटर भी एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करती है। वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, ठीक है। 1H2 मॉलिक्यूल, एक वाटर के मॉलिक्यूल 4 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक वाटर के मॉलिक्यूल 4 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको डेटा की तरह याद रखो, ये जब तुम फिजिक्स पढ़ रहे होगे, अगर आप आयुष भैया से फिजिक्स पढ़ते हो तो आयुष भैया आपको पढ़ाएंगे कि एट 4 डिग्री सेल्सियस, आप शायद इसको थर्मल शायद फिजिक्स में पढ़ रहे हो, मुझे इतना फिजिक्स का आइडिया नहीं थर्मल फिजिक्स में, बट मुझे पता है आप ये पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो अभी इसको एक डेटा की तरह याद कर लो, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठ के आते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड ही आती है, आप इसको याद रख लोगे, दैट्स इट, आपका काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एट 4, बट फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाया करता है, फिजिक्स में भी आ सकता है, ठीक है, फिजिक्स में भी आ सकता है। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, और एट 4 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन वाटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, इसको एज अ फैक्ट याद कर लो कि एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, एट 4 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन हाइड्रोजन। डाइपोल मोमेंट, जैसा कि ये क्या होता है, वाटर क्या होता है, पोलर, पोलर होता है, तो पोलर होने की वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है, प्रेजेंट होती है 1.84 बाई, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो 81 होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मैम, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है कभी, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तुमको पता है वाटर को हमेशा हम एक अच्छा सॉल्वेंट क्यों मानते हैं, एक अच्छा सॉल्वेंट क्यों मानते हैं, मान लो हमने एक मिनट रुक जाओ, मान लो हमने तुम्हारा एक टैंक लिया, उसमें ये वाटर प्रेजेंट है, देखो ये मैं येलो कलर का वाटर बना रही हूँ, वाटर प्रेजेंट है, और हमने NaCl डाला, तो NaCl घुलेगी कैसे वाटर में, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रही हूँ मैं, NaCl घुलेगी कैसे, अरे भैया Na प्लस और Cl माइनस को ब्रेक करना होगा ना, यहाँ पे तो Na प्लस Cl माइनस कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, आयोनिक बॉन्ड बना रहे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेवकूफो, उल्लू के पट्टो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे वाटर में क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा 81, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ कैसी रिलेशनशिप होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कैसी रिलेशनशिप होती है, सॉरी इनवर्सली, तो क्या होगी, जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा, तो Na प्लस Cl माइनस जाके अलग अलग हो जाते हैं, और फिर आती है हाइड्रेशन, सॉल्वेशन, तब इस Na प्लस के पास जाके वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह जुड़ जाते हैं, ठीक है, और ये NaCl वापस जुड़ भी नहीं पाता, ये पूरा घेर लेता है एक्चुअली ऑक्सीजन वाटर वाला मॉलिक्यूल, ओके।
वेरी गुड, ठीक है। तो देखो इतनी सारी एक्स्ट्रा बातें मैंने बता दी तुमको, यहीं पे आयोनिक इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट पढ़ा दी मैंने थोड़ी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। टेस्टलेस होता है, पानी पियो कभी, मुझे तो कभी कभी मीठा भी लगता है, ठीक है, बट नहीं, टेस्टलेस होती है। कलरलेस, दिख रही है क्या इसकी कलर, भाई बॉटल की जो कलर है वही कलर अपना लिया इसने, कलरलेस। जब बोलोगे कि मैम कलरलेस है तो फिर हम ओशियन वगैरह को देखते हैं, हमें तो सी ग्रीन दिखती है, ब्लू दिखती है, कभी ग्रीन दिखती है, कभी रेड दिखती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, फिर आप समझाओ। अरे भैया स्पेक्ट्रम के बारे में सुना है कभी, स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हो, स्पेक्ट्रम की वजह से वो लाइट दिखती है, उसकी अलग फिनोमिनन है, कभी टाइम मिले तो जरूर बताऊंगी वो, स्पेक्ट्रम की वजह से वो दिखती है, वाटर की कलर वैसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओशियन की कलर। आइस पे आते हैं, आइस की देखो, आइस की वाटर की डेंसिटी जो होती है आइस से ज्यादा होती है, तभी तो तुम देखते हो ग्लास में आइस क्यूब डालते हो तो ऊपर ऊपर तैरता रहता है, नीचे थोड़ी चला जाता है, तो मतलब डेंसिटी आइस की क्या है, कम है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। इन केस ऑफ आइस, आइस के केस में एक H2 मॉलिक्यूल फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, वाटर के केस में, वाटर के केस में इन केस ऑफ वाटर कितने मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे थे, 4, बट आइस के केस में कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मींस सराउंडेड बाय 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इन मैनर ऑफ हेक्सागोनल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। देखो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। देखो कैसे, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना, देखो कैसे सराउंड होगा, यहाँ पे एक वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, एक इधर के वाटर मॉलिक्यूल के साथ सराउंडेड है, और एक यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे और बॉन्ड बनाए होंगे, उसके साथ सराउंडेड होंगे, और इसको हम बोलते हैं हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, केस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज होता है, यहाँ पे बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम जो होते हैं यहाँ पे वाटर में जो ऑक्सीजन एटम है, बट ये सारे टेट्राहेड्रली और 4 ऑक्सीजन एटम से घिरे होते हैं, कंफ्यूज मत होना बच्चा। आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो 3 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं, बट जो आइस में ऑक्सीजन होते हैं ना वो टेट्राहेड्रली, टेट्राहेड्रली मतलब ऐसे, कुछ ऐसे, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, 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 टेट्राहेड्रली 4 और ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्योरिटी और सॉरी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट क्या है, हार्ड क्या है, सॉफ्ट वाटर देखो क्या, पानी पीते रहो, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, ठीक है। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है वरना फिर बेहोश हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। मेक श्योर बहुत सारे पानी पियो। तो यहाँ पे हम आते हैं वाटर, कब हम बोलेंगे सॉफ्ट, जब हम ऐसे कुछ फेस वॉश करते हैं, नहाते हैं, शैम्पू करते हैं, तो देखोगे बहुत लेदर प्रोड्यूस होता है, खैर वो लेदर तो आजकल केमिकल्स की वजह से भी बहुत सारे लेदर प्रोड्यूस होते हैं, तो जिसमें लेदर ज्यादा अच्छा हो उसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या ये तो हो गई देसी भाषा, अरे सॉफ्ट वाटर क्या है बताओ, अरे लेदर नहीं निकलेगा, सॉरी लेदर निकलेगा उसको हम कहेंगे सॉफ्ट। बट गंवार लोग ना छोड़ के तुम इंसान जो थोड़े समझदार है, जिनको हल्की फुल्की केमिस्ट्री की नॉलेज है, वो कैसे बोलोगे कि ये बाइकार्बोनेट कंटेन नहीं करेगी, सल्फेट कंटेन नहीं करेगी, क्लोराइड ऑफ Ca2+ और मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड नहीं कंटेन करेगी, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर, क्योंकि इनके प्रेजेंस के वजह से ही क्या होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस खत्म होती है, लेदर प्रोड्यूस नहीं होती है। अब आती है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होती है भाई, अगेन जो ज्यादा लेदर प्रोड्यूस ना करे विथ सोप, है ना। तुम अगर लड़कियों ज्यादा रिलेट करेगी मेरे से, कभी तुम देखोगे वो बोरिंग का पानी जो होता है, जो ग्राउंडेड वाटर जो होते हैं, उससे अगर तुम कभी शैम्पू करो, मेरे साथ बहुत होता था पहले, शैम्पू करो तो बाल चिपचिपे लगते थे, ऐसा लगता था मतलब बहुत अच्छे से लेदर नहीं आ रही है शैम्पू करने पे, ठीक है। आई डोंट नो लड़की रिलेट करे या नहीं, लड़कियां पक्का रिलेट करती होगी इस चीज को, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर क्या कंटेन करेगी, ये तो भाई गवारों वाली भाषा हो गई, लेदर ना बनाए, तुम अच्छे लैंग्वेज में क्या बोलोगे कि हार्ड वाटर कंटेन्स बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, और देखो किसी और का क्लोराइड हो चलेगा, किसी और एलिमेंट का, बट कैल्शियम और मैग्नीशियम का नहीं होना चाहिए वरना फिर हार्डनेस प्रोड्यूस करेगी। टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस।
टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंस हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्पररी हार्डनेस, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। भाई अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी, अब इसको हटाए कैसे? तो रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस बाय बॉइलिंग वाटर। भाई हमारे घर पे पहले के टाइम पे अगर पानी गंदा आता था तो मम्मी सिंपल क्या करती थी? उबाल देती थी। अभी भी बहुत जगह यूज होती है और बहुत ही देसी नुस्खा है कि नुस्खा है कि मेरे साथ ऐसा होते रहता है, ठीक है, डेली सॉरी बहुत ही देसी नुस्खा है कि बॉईल कर दो वाटर को, बॉईल कर दोगे वाटर तो हार्डनेस क्या हो जाएगी? टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी बाय ट्रीटमेंट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लास मेथड इसको बोलते हैं। क्या करेंगे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। क्या होगी? क्या होगी? कुछ नहीं होगी भैया, कुछ नहीं होगी। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगी और ये इनसॉल्युबल होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होती है, बट सॉरी बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होती है बट कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल होती है। इसकी वजह से फिर हम इसको निकाल लेते हैं और प्योर वाटर मिल जाती है हमें। आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करेंगे? पहले तो विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा। वाटर वॉशिंग सोडा क्या है? देखो बहुत सारे सोडा आते हैं, बेकिंग सोडा ये वो। हमारी मम्मी तो बेकिंग सोडा से भी मैं देखती हूँ कुछ कुछ बहुत ज्यादा जो जिद्दी दाग होता है उसको ऐसे ऐसे रिमूव करते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3। अब देखो यहाँ पे अब परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्लोराइड ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम, या एक और चीज सल्फेट ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोराइड है कैल्शियम की, Na2CO3, वॉशिंग सोडा लिया तो क्या मिल गई? CaCO3 वापस से विच इज इनसॉल्युबल और NaCl निकल गई। NaCl को बाद में हम फिल्ट्रेट कर लेते हैं। वैसे MgSO4 सल्फेट लिया मैग्नीशियम का तो वापस से Na2CO3 डाला है, वॉशिंग सोडा डाला तो MgCO3 बन गई, ये भी इनसॉल्युबल। हमने क्या? Na2CSO4 मिल गई, इसको हटा देते हैं इजिली और हमें अपनी वाटर मिल जाती है। अब हम आते हैं जियोलाइट प्रोसेस पे। जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट जिसको नहीं पता है ये मैं बता दूं, ये जब सरफेस केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे होगे तो वहां पे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी जियोलाइट प्रोसेस क्या है। जियोलाइट एक्चुअली क्या होती है? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होती है। दिस इज अ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है। इसको परमिटेड भी बोलते हैं, मतलब कि मटका वगैरह भी देखा है? मटका घर पे जो पहले आता था, जो कूलर का काम करता था, मिट्टी का मटका होता था, उसे पानी रखते थे, खुरदरा होता था, तो वो भी एक तरीके का शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है कि वो शेप, वो मान लो कि ये एक सेकेंड मैं कुछ ढूंढती हूँ। हाँ, मान लो कि ये कैटलिस्ट है, इसका ये शेप है, तो ये इसके साथ क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो ये क्या है? इसी शेप का। अगर मैं किसी और शेप के, अगर मान लो लेट्स से इसके साथ अगर मैं इसको करूँ तो इतना अच्छा क्या हो रहा है? इसकी बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो दिस इज अ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। तो अभी इसकी फॉर्मूला क्या होती है? Na2Al2Si2O8H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट आफ्टर मी, Na2Al2Si2O8H2O। अब ये इतना बड़ा है .H2, एक्चुअली ये इतना बड़ा है कि इसको हम डायरेक्ट Na2Z बोल देते हैं। इस पूरे को हम Z बोल देते हैं। Z स्टैंड्स फॉर जियोलाइट, ठीक है। होता क्या है? होता क्या है? हम करते क्या है? देखो बहुत कुछ चीजें आपकी बुक में लिखी हुई है, डायग्राम वगैरह दी हुई है, बट इसका नीट में एज सच इतना यूज नहीं है और हमें जल्दी जल्दी चीजों को कवर करना है, तो हम इतना फालतू की डिटेल में नहीं जाएंगे, काम की बात करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हो और आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। CaCl2 में Na2Z के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। Na2Z क्या है? जियोलाइट होता क्या है बाबू? यहाँ पे क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड के तो हटाना है हमें, कैल्शियम के क्लोराइड ऑफ कैल्शियम को भी हटाना है, क्योंकि यही क्या है? परमानेंट हार्डनेस। तो हम क्या करते हैं? Na2Z के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? देखो अगेन आई विल से, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ईजी है। देखो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं? बाहर वाले के साथ बाहर वाले का रिएक्शन, अंदर वाले के साथ अंदर वाले का रिएक्शन। देखो बाहर के साथ कराया तो CaZ मिल गई, अंदर को अंदर के साथ कराया तो 2NaCl मिल गई। वैसे ही बाहर वाले के साथ बाहर का रिएक्शन, अंदर वाले के साथ अंदर का रिएक्शन, तो वैसे ही बाहर वाले के साथ बाहर का, अंदर वाले के साथ अंदर का, तो हमें क्या मिल जाएगी? NaCl मिल जाएगी। NaCl मिल जाएगी जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं और MgZ अलग हो जाएगी। और ये सोडियम की क्लोराइड से कोई दिक्कत नहीं है हमें किस क्लोराइड से दिक्कत है? किसको सल्फेट से दिक्कत है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
अब आती है कार्लगंज प्रोसेस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि Na2 Na4 PO3 का होल 6, याद रखो Na2 Na4 PO3 का होल 6, ये क्या है, ये क्या है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, कैसे करते हैं CaCl2 भाई, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम आयन, Na2 Na4 PO3 6 के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगी, NaCl बन जाएगी, जो कि परमानेंट हाइड्रेस को रिमूव कर देगी क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड बचा ही नहीं हमारे पास, और Na2Ca2 PO3 का होल 6 ये रिलीज हो जाएगी। मतलब यहाँ का Na इस Cl के साथ रिएक्ट कर लेगा और ये कैल्शियम चली जाएगी Na के जगह पे। वेरी गुड। वैसे ही मैग्नीशियम के साथ भी सेम होगी। अब एक और मेथड आती है बाय आयन एक्सचेंज रेजिन, बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती है, केटायन और एनायन का हिसाब है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस से ज्यादा एफिशिएंट होती है, केटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर होती है। देखो क्या, केटायन एक्सचेंजर रेजिन आर द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक एसिड, देखो इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, दिस इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में Ca2+ हमने लाया तो क्या होगा, ये क्या होगा, देखो RCO3 का होल ट्वाइस Ca और 2H+ रिलीज हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे अब Mg2+ भी क्या हो गई, इसके साथ कंपाउंड बना लिया और ये वाली जो H है, ये जो H है वो क्या हो गई, रिलीज हो गई। मतलब कि 2 हाइड्रोजन तो रिलीज हो गई। अगेन बताती हूँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या किया हमने बच्चा, देखो क्या किया, क्या किया, देखो देखो क्या किया हमने, क्या किया, बात सुनो। इस बाहर वाले के साथ देखो ये RSO3H को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये माइनस होगी, ये पॉजिटिव होगी ना, तो इसको हम किसके साथ रिएक्ट करा लेंगे, Mg2+ के साथ। ऐसे रिएक्ट करा लिया, है या ना, बच क्या गया बच्चा, बच क्या गया H+। अब ये H+ क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया, जो कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे इसलिए 2H+ बाहर निकली। ऊपर वाले के साथ भी यही हुआ। बात समझ में आई, बात समझ में, RSO3- के साथ Mg2+ को जोड़ दिया और H+ हटा दिया। वैसे एनाइड एक्सचेंजर रेजिन में क्या किया हमने, यहाँ पे क्या होती है, अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड RNH3OH है, यहाँ पे भी सेम होगी। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो OH- हटेगी ना और NH3+ बनेगी, ये RNH3 किसके साथ अटैक हो जाएगी, Cl- के साथ जुड़ जाएगी और OH- रिलीज हो जाएगी, OH- रिलीज हो जाएगी। अब ये जो H+, यहाँ जो H+ है, केटायन एक्सचेंज की H+ है और एनायन की OH- है, ये एक साथ मिलके क्या बन जाएगी, वाटर। सम सिंथेटिक वाटर इज ऑल्सो फॉर्म, सिंथेटिक वाटर बन जाएगी। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, देखते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है किसकी, वाटर की, और इसको हम बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर, हैवी वाटर क्यों बोलते हैं भाई, ड्यूटेरियम से बना हुआ है और ड्यूटेरियम क्या होती है, वाटर से, H2 से, सॉरी प्रोटियम से क्या होती है, हैवी होती है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हैवी वाटर। कुछ कुछ चीजें हम देख लेते हैं इसकी। फ्रीजिंग पॉइंट दी हुई है वाटर की 0 डिग्री सेल्सियस, D2O की क्या दी हुई है 3.8 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट क्या दी हुई है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे D2O की क्या दी हुई है 101.4 डिग्री सेल्सियस। अगेन हम क्या देखेंगे, अगेन हम क्या देखेंगे, एनालाइज करेंगे। डेंसिटी देखो H2O की 0.98, वाटर D2O की 1.1, मतलब डेंसिटी D2O की ज़्यादा है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर वेपर बन जाए, वाटर वेपर बन जाए तो उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बारे में डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, आपको आयुष भैया पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 536 क्या ये होती है, कैलोरी पर ग्राम होती है, यहाँ पे 557 कैलोरी पर ग्राम। वैसे ही लेटेंट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस वाटर बन जाए उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगेन आई विल से कि इसके बारे में खूब डिटेल में फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। डेटा याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पास एनालाइज कर दो कि इसमें लेटेंट हीट इसकी ज्यादा होती है और इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन D2O की ज्यादा होती है, दैट्स इट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे विच इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्कवर किसने किया था? जे थेनार्ड ने। तो प्रिपरेशन ऑफ H2O2 पे आते हैं डायरेक्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। क्या है पहली प्रिपरेशन? सोडियम पेरोक्साइड इज ट्रीटेड विथ आइस, कोल्ड आइस विद डाइल्यूटेड H2SO। पेरोक्साइड क्या है भाई? पेरोक्साइड ऑक्सीजन की ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेरोक्सी बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1 वेरी गुड, ठीक है। Na2O2 इसीलिए कहती हूँ रेडॉक्स पढ़ लिया करो, अंडर एस्टिमेट मत किया करो इस चैप्टर को। Na2O2 हमने लिया, सोडियम पेरोक्साइड लिया, साथ में डाइल्यूटेड H2SO4 डाला, क्या बन गई? अगेन मैंने तुमको बोला था कैसे रिएक्ट कराना है बाबू, बाहर वाले के साथ बाहर को, अंदर वाले के साथ अंदर को, बन गई H2O2, बन गया Na2SO4, वेरी गुड। वैसे ही फ्रॉम हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड इज ट्रीटेड विथ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। BaO2.8H2O के साथ H2SO4 के साथ हम करा रहे होंगे डाइल्यूटेड H2SO4, क्या बनेगी? अरे भैया अभी तो बताया, बाहर वाले के साथ बाहर को, अंदर वाले के साथ अंदर को, बन गई ना H2O2 BaSO4 और 8H2O क्या हो गई? रिलीज हो गई। और BaSO4 क्या बन गया? एज अ प्रेसिपिटेट। तो बेरियम पेरोक्साइड, तो बेरियम जो सल्फेट होती है तुम्हारी, वो क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट इज सेपरेटेड बाय, इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लेते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको मैं बोलूंगी, एनहाइड्रस BaO2 का हम यूज नहीं करते हैं प्रिपरेशन में। हमेशा देखो मैंने जो BaO2 लिया था वो एनहाइड्रस नहीं थी, .8H2O थी। एनहाइड्रस अगर हम सिर्फ BaO2 ले लेना, अगर हम सिर्फ BaO2 ले ले तो ये क्या करती है पता? पेरोक्साइड जब बनाती है ना तो डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल लेयर ऑफ BaSO4 बनाती है। BaSO4 का इनसॉल्युबल लेयर बनाती है और वो एक परत की तरह जमा हो जाती है। बात समझ रहे हो? जब एनहाइड्रस BaO2 रिएक्ट कराते हैं तो वो एक परत की तरह जमा हो जाती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनना रुक जाता है, चेक कर देती है रिएक्शन को, ठीक है, रिएक्शन को रोक देती है, बाधा करती है। इसलिए है कि इट्स ऑन इट्स सरफेस लेयर बन जाती है BaSO4 की, जो कि इनसॉल्युबल होती है एंड फर्दर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तीसरी क्या है प्रोसेस? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अगेन इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि ब्रेक होना। H2SO4 के साथ प्लैटिनम के रॉड लेके इलेक्ट्रोलिसिस हमने कराया तो H+ और HSO4- हमें मिला। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगी? रिलीज। तो यहाँ पे देखो HSO4- का एक इलेक्ट्रॉन, जो कि 2 मॉलिक्यूल है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी, 2HSO4 बनेगा। अब 2HSO4 के साथ हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 2HSO4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि H2S2O8। अब H2S2O8 के साथ हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाती है? बोलो क्या बन जाती है? अरे भैया हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज हो जाती है। एट कैथोड क्या होता है? कैथोड पे क्या होगी ये? H+। कैथोड पे H+ है, 2H+ के साथ जो कि दो प्रोटॉन है, 2 हाइड्रोजन आयन है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो क्या होगी? 2 हाइड्रोजन ऐसी बनेगी और 2 हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 गैस बन के रिलीज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक आती है मॉडर्न मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2O2 बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल। 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल, दिस इज 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल। इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एंथ्राक्यूनॉन मिलती है और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होता है, अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लाइट ब्लू कलर की होती है, सिरप ही लिक्विड होती है। सिरप देखिए, वो सिरप पीते हो कभी? वो खांसी वासी हो जाती है तो सिरप पीते होगे तुम, कफ सिरप। तो सिरप जिस तरह की लिक्विड होती है उस तरह की लिक्विड होती है और लाइट ब्लू कलर की होती है। बॉइलिंग पॉइंट 152 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0.89 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, बेंट पोलर मॉलिक्यूल होती है। अब पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल मोमेंट होगी 2.1
डिब्बाई। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? स्टेबिलिटी देख लो, दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी में क्या होती है? जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है ना बाबू, ये बहुत अनस्टेबल लिक्विड होती है, तुरंत डिकम्पोज करके वाटर बनाती है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड तुरंत डिकम्पोज करके वाटर बनाएगी और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देगी। इसको काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। मैंने तुमको बताया था ना, कैटलिस्ट भाई रिएक्शन को बढ़ा सकती है, साथ में रिएक्शन को घटा भी सकती है। चुगलखोर आंटी ही बाद में रिएक्शन को थोड़ा जो झगड़ा शांत करा सकती है। अरे नहीं नहीं मैम छोड़िए, मैम तो कहती नहीं, अरे नहीं भाई साहब बहन छोड़िए, ऐसा ऐसा ये वो ऐसा वैसा, है ना। तो वैसे ही कुछ ऐसा है कि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होती है? टू स्टॉप डिकम्पोजिशन सम अमाउंट ऑफ H3PO4, ग्लिसरीन, यूरिया, एसिटाइलिन, सारे के सारे क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं विथ H2O2। और ये कैसा एक्ट करते हैं ये सारे? इट एक्ट्स एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट एंड स्टॉप द डिकम्पोजिशन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2 मतलब H2O2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए, खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए, है ना, है ना। तो देखो H2O2 क्या हो रही है, देखो ना, H2O बन गई और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। ऑक्सीजन रिलीज करने का मतलब अभी बताया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन, H2O2 मतलब खुद रिड्यूस हो गई और दूसरे को ऑक्सीडाइज कराया, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टर्न्स PbS black in PbSO4 white, PbS black को PbSO4 white में टर्न कर देती है। कैसे? PbS में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाएंगे, फिर से क्या बनेगी? PbSO4 और H2O वाटर बन जाएगी। तुम्हें पता है जो ऑयल पेंटिंग होती है ना, वो लेड की होती है, लेड की ऑयल पेंटिंग करते हैं हम। तो कई बार क्या होता है, सल्फर के साथ कांटेक्ट में आने से वो PbS बना लेती है और उसकी जो चमक होती है जो पेंटिंग की, वो खराब हो जाती है, ब्लैक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं। तो जो पेंटिंग की जीवन है, जो ऑयल पेंटिंग को जीवन देता है, दूसरा ऐसा कहते हैं कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है वो ऑयल पेंटिंग को नई जीवन देता है, उसको चमकाता कैसे है? ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है सेम बात कि ऑयल पेंटिंग मेड अप ऑफ Pb आफ्टर सम टाइम इट रिएक्ट्स विथ सल्फर टू फॉर्म ब्लैक लेयर ऑफ PbS बाय ट्रीटमेंट ऑफ H2O2 द ब्लैक लेयर इज रिमूव। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बस बचा रहेगा कि ओपन बुक मॉडल ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ओपन बुक मॉडल क्या होती है? कुछ नहीं, ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट लिख दिया सिर्फ इसको ध्यान रख लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। क्या क्या पॉइंट है? ऑक्सीजन की जो बॉन्ड होती है उसकी लेंथ क्या होती है? 1.49 एंगस्ट्रॉम। OH की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? 0.97 एंगस्ट्रॉम। नॉन पोलर है, बेंट मॉलिक्यूल है, और डाइपोल मोमेंट क्या है? 2.1 डिवाई। इसको याद रखना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और इसी के साथ अच्छा एक चीज बची रह गई है, कुछ जो यूजेस है डाइहाइड्रोजन के और तुम्हारे इसके डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल, वो सारे एनसीईआरटी में है, आप सिंपल उसको पॉइंट पढ़ सकते हो। कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी उठ के आ गया तो उससे सवाल आए, ठीक है, तो वो आप एक बार पढ़ना। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। एंड आज मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाई इस लेक्चर में, मैंने स्लाइड्स एक्चुअली प्रिपेयर कर रखे थे क्वेश्चंस के, बट मैं क्वेश्चंस करा नहीं पाई बिकॉज बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता। तो क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अभी DPPs आपको दे दिए जाएंगे और नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाय बाय।